सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है डेफ्लाजाकोट। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। तो इस वीडियो में डेफ्लाजाकोट के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। डेफ्लाजाकोट किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं एंड इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में भी मैं इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके डोजेस क्या होंगे, क्योंकि डोजेस सभी मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो लास्ट तक जरूर रखें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो पहले जानते हैं डेफ्लाजाकोट क्या है और ये वर्क कैसे करता है। डेफ्लाजाकोट मोस्टली ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइडल ग्रुप की एक मेडिसिन है और इसका काम मुख्य रूप से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सेक्रेशन को बढ़ाने का होता है, जिसके कारण प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के सेक्रेशन को कम करता है। यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होते हैं उसे कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन इन्फ्लामेशन में वर्क करता है, यानी जहाँ पे प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रोजन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके शरीर में इन्फ्लामेशन होने लगेगी, यानी सूजन होने लगेगी। और ये मोस्टली प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के कारण ही होता है और उसे कंट्रोल करने का काम करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो अब जानते हैं डेफ्लाजाकोट किन बीमारियों में सबसे बेहतर रोल प्ले करता है। डेफ्लाजाकोट मोस्टली 4 से 5 बीमारियों में काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। उसमें से पहला है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, दूसरा है इन्फ्लामेशन एंड तीसरा है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर और चौथा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी इन 4 बीमारियों में डेफ्लाजाकोट का रोल काफ़ी बेहतर देखा गया है। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, अगर आपको किसी भी तरह से एलर्जी उत्पन्न होती है और वो सीवियर होने लगता है, जटिल अवस्था तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पे डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर किया जाता है। इन्फ्लामेशन में भी काफ़ी बेहतर रोल देखा गया है डेफ्लाजाकोट का। चाहे आपको आई इन्फ्लामेशन हो, आँखों में सूजन हो, शरीर के किसी भी भाग में अगर सूजन हो रही है, यहाँ तक कि इंटरनल पार्ट में भी अगर आपको सूजन हो रही है, तो वहाँ पे भी डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। यानी अगर आपको किडनी इन्फ्लामेशन हो रही है या तो फिर लीवर इन्फ्लामेशन हो रही है, तो वहाँ पे भी डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में भी डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में काफ़ी सारी बीमारियां इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे अस्थमा उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अस्थमा में डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। ट्यूबरकुलोसिस भी इस्तेमाल इंक्लूड्स हो जाता है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में। तो टीबी की जो बीमारियाँ हैं वहाँ पे भी डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टीबी में काफ़ी सारी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, तो डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल भी बेहतर माना जाता है ट्यूबरकुलोसिस में। इम्फेसीमा भी हो जाता है एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में ही इंक्लूड होती हैं। तो सारी बीमारियाँ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में इंक्लूड्स होती हैं और इन सारी बीमारियों में डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में रूमेटॉइड अर्थराइटिस इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पेन की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, उसे खत्म करने के लिए डेफ्लाजाकोट काफ़ी बेहतर माना जाता है, लेकिन वहाँ पे 100% वर्क डेफ्लाजाकोट का नहीं देखा गया है। लेकिन ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर होते हैं, जब आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम आप ही पर हावी होने लगता है, तो उस सिचुएशन में डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जानते हैं डेफ्लाजाकोट के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। हालांकि सभी लोगों में डेफ्लाजाकोट से साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देखा गया है। अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो मूत्र मार्ग में जलन की समस्या होगी, यानी जब आप पेशाब त्यागेंगे, मूत्र त्यागेंगे, तो उसमें जलन की समस्या हो सकती है, बुखार की समस्या हो सकती है, गले में खराश की समस्या हो सकती है, हाई बीपी की समस्या हो सकती है, प्यास अधिक लग सकता है आपको। काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट, और सभी साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। ठंड लगने की समस्या हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई की समस्या हो सकती है, मुहासे की भी समस्या इसमें देखी गई है। तो काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट दिखे तो आप तुरंत इस मेडिसिन का इस्तेमाल बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें।
तो आप जानते हैं डेफ्लाजाकोट के कुछ प्रिकॉशन के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडी एंड लैक्टेशन वुमेन में, यानी जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसमें न करने की सलाह दी जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स में भी डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल काफ़ी सावधानी पूर्वक करने को कहा जाता है, क्योंकि डेफ्लाजाकोट डायबिटिक पेशेंट्स में उसके शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को काफ़ी सावधानी पूर्वक डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। थायराइड पेशेंट्स में भी डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल काफ़ी सावधानी पूर्वक करने की सलाह दी जाती है। तो कुछ ऐसे प्रिकॉशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप जानते हैं डेफ्लाजाकोट के डोजेस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसके जो डोजेस हैं वो मोस्टली बीमारियों के सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डेफ्लाजाकोट का इस्तेमाल कितने दिनों तक करने की सलाह दी जाती है। तो अगर आपका सीवियरिटी, बीमारी की जो सीवियरिटी है, जटिलताएं हैं, वो ज़्यादा होगी तो आपको डेफ्लाजाकोट हो सकता है कुछ ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी। तो मोस्टली इसके जो डोजेज हैं 0.9 mg पर kg पर डे, यानी एक दिन में वंस अ डे इस्तेमाल आपको करना है। ये मैक्सिमम डोज मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम डोजेज जो डेफ्लाजाकोट के हैं 0.9 mg पर kg वंस अ डे। अगर कोई बच्चा 10 kg का है तो उसमें एक दिनों में 9 mg ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, डेफ्लाजाकोट सिरप हो या टैबलेट हो। अगर कोई बच्चा 10 kg है तो 9 mg ही सिरप इस्तेमाल किया जाएगा उस बच्चे में, उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एक दिनों में। अगर आप हैवी डोज इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी और काफ़ी सीवियर रूप में होगी। तो इसके जो मैक्सिमम डोज हैं 0.9 mg पर kg वंस अ डे, इसे आप हमेशा याद रखें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।